वेल डियर ऑल, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वॉचिंग ऑफ फ्रीज टॉक्स। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लाया हूँ, इसका नाम है स्पेशली, इसे आप देख सकते हैं वॉइस। राइट, इसे समझाने से पहले मैं इसके इम्पोर्टेंस पे डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, जो आपको समझना आसान कर देगा इसकी ज़रूरत क्यों होता है। जैसा कि आपने पीछे देखा है कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, फॉर्मूला सिर्फ अपने पास है सब्जेक्ट वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने इसे बराबर से देखा है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, आपने देखा कि सब्जेक्ट नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये हम लोग देख चुके हैं, इस पर हम अलग से बात नहीं करेंगे। ऐसे ही आपने देखा ऑब्जेक्ट नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंड अगर आपने देखा कि कहीं कोई चेंज होता है तो वो है वर्ब, और इसके 5 फॉर्म है। B1 से शुरू होता है, अभी 5 तक चलता है। मैंने आपको ये बराबर से सिखाया है कि वर्ब के जो 5 फॉर्म है कहाँ लगाते हैं, कौन से वर्ब को कहाँ लगाते हैं, इसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हमने आपको टेंस की दुनिया से अलग रखा है, जैसा कि नॉर्मली लोग टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, फिर उसके 4 सारे टाइप्स है, वो बड़ा कन्फ्यूज करता है समझना। राइट, मैं अपने क्लास में पिछले 11 साल से क्लास ले रहा हूँ, और मैंने ये जो आइडिया है हमारा स्पेशली समझाने का, ये थोड़ा अलग है और इतना ख़ास है, यकीन मानो आपकी पूरी ग्रामर आपके कंट्रोल में हो जाएगा और आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। मैं बात कर रहा था वर्ब के 5 फॉर्म। तो वर्ब के जो 5 फॉर्म है, ये एक्चुअली वर्ब 2 डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब की मदद से, एक पहले को बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इसका दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो पहला हेल्पिंग वर्ब है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। राइट, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब की मदद से एंटायर हिंदी को अंग्रेजी में ये बना देता है। अब जो खास जो अभी हम सीखने जा रहे हैं, इस वर्ब के चलने के रास्ते भी 2 हैं। जो वर्ब है, आपने देखा फॉर्मूला 1, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के पास 2 हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं। वर्ब के पास 2 हेल्पिंग वर्ब, एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के चलने के रास्ते 2 हैं, एक को बोलते हैं एक्टिव, ये जो है एक को बोलते हैं एक्टिव, और इसी को वॉइस बोलते हैं। वॉइस का मीनिंग आवाज़ होता है। तो ये है, एक है एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक है एक्टिव वॉइस, एंड जो दूसरा है वो है पैसिव वॉइस। राइट। तो मैं डायरेक्टली भी वहाँ पे डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझे इसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है। तो जो वर्ब को 5 फॉर्म है आपके सारे हिंदी को अंग्रेजी में बनाने के लिए, वो एक एक्टिव के रास्ते चलेगा और दूसरा पैसिव के रास्ते चलेगा। इसी एक्टिव और पैसिव का जो रास्ता है ना, स्पेशली इसी एक्टिव और पैसिव का जो रास्ता है, इसे ही हम लोग वॉइस बोलते हैं। और एक्टिव का मतलब वो जो अब तक पढ़ चुके हैं, जो टेंस में या वर्ब के फॉर्मेट में आपने सीखा है ना, वही एक्टिव है। नाउ द क्वेश्चन ये आ रहा है कि वॉइस में हम क्या सीखने वाले हैं, तो ये पैसिव सीखने वाले हैं। तो जो एक्टिव है उसकी पहचान क्या है, जो पैसिव है उसकी पहचान क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं या आप कोई एग्जाम की बात करते हो, तो बहुत सारे एग्जाम है, जनरल कंपटीशन के एग्जाम है, समय वॉइस से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाना है, 12th क्लास की बात करो, उसमें आपका सिलेबस एक्टिव से पैसिव बनाओ। तो सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा। जब आपके पास कोई डायरेक्ट पैसिव सेंटेंस आएगा तो मैं उसे बनाना सिखाऊंगा, और उसके बाद एक्टिव को पैसिव बनाने के साथ साथ ये जो पैसिव इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है या WH वर्ड होता है, वो भी सिखाऊंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप बस इसे आराम से दिल लगा के देखें और सुने। आज हम लोग सीख रहे हैं अभी वॉइस, एंड दैट इज वॉइस, ओके। ये वॉइस जो है वो 2 प्रकार का होते हैं। तो देयर आर 2 types. There are two types of voice. Voice जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पहला होता है एक्टिव एंड देन वॉइस। दूसरों को बोलते हैं पैसिव वॉइस। जब आप बात करते हैं ना, तो बात करने के दौरान आप देखेंगे वर्ब 2 रास्ते चलेगा, एक एक्टिव है, एक दूसरा पैसिव। तो आप अगर सही बात करना चाहते हैं, सही से एकदम प्योर अच्छा से बात करना चाह रहे हैं, अपने बात को प्रॉपर रखना चाह रहे हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सेंटेंस एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये बात करने के दौरान ये अपना आप डिसीजन लेता है कि एक्टिव से जा रहा है कि पैसिव से जा रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, वन इज एक्टिव वॉइस, सेकेंड इज पैसिव वॉइस। अब सवाल आता है कि एक्टिव वॉइस कौन है और हम कैसे पहचानेंगे। सो एक्टिव
वॉइस। कौन है, इसे हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, when a subject when a subject does when a subject does something when a subject does something himself in a sentence means when a subject does something himself in a sentence is called active voice मतलब इस डिफिनेशन से ये पता चलता है कि जब सब्जेक्ट कुछ खुद से करता है सेंटेंस में तो वो एक्टिव का पहचान है। जब सब्जेक्ट कुछ खुद से करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इसे समझते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लिखता हूं मैं कि मैं, या चलो, मोहन आम खाता है। चलो, एक सेंटेंस है अपने पास, मोहन आम खाता है। ठीक है, तो मोहन आम खाता है, ये आम को खाने का काम कौन करता है? ये मोहन करता है। ये मोहन कौन है? सब्जेक्ट है। तो ये जब आम को खाने का काम मोहन खुद करता है और ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्टिव वॉइस। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्टिव वॉइस। क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब कोई सब्जेक्ट कोई काम खुद से करता है तो वैसे केस में सब्जेक्ट अगर खुद से काम करता है तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और जो आपने टेंस मतलब वर्ब का फॉर्म पढ़ा है वो सारा एक्टिव ही है। अगर इसकी हम ट्रांसलेशन करें तो ये बन जाएगा, स्पेशली मोहन आम खाता है, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोहन। ये वर्ब V1 V5 का केस है जो ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको पिछले वीडियो में। तो मोहन खाने का इंग्लिश होता है ईट, चूंकि मोहन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो मोहन ईट्स एंड देन क्या? अ मैंगो। मोहन ईट्स अ मैंगो, ये हो गया हमारा मोहन खाने का काम। तो ये हो गया हमारा एक्टिव का सेंस। मोहन ईट्स अ मैंगो, मोहन आम खाता है। अब हम लोग चलते हैं ये पहचानने के लिए कि कौन से सेंटेंस को हम मानेंगे ये पैसिव वॉइस है। डियर ऑल, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा स्पेशली यूट्यूब पे, आपको बराबर से नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप इसका फ़ायदा उठा के सीख पाएंगे। मैं थोड़ा कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से बताने वाला हूँ। आप सरप्राइज हो जाएंगे, इतना आसान और अच्छी हो जाएगी ग्रामर, आपको लगेगा वाकई में यहाँ मैंने कुछ अच्छा सीखा है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस नंबर 2। पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस क्या है और कैसे पहचानेंगे? when on the subject when on the subject something is, when on the subject something is done by someone else is called passive voice.
राइट। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। मोहन को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब आप देखिए सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है मोहन। पहचान बड़ा आसान है। सब्जेक्ट अगर काम करता है तो एक्टिव, और अगर सब्जेक्ट पे कोई और काम करता है तो पैसिव। चेक करते हैं हम लोग। अंग्रेजी पढ़ाने का काम, ये जो मोहन है, मोहन किसी को पढ़ाता है या मोहन को कोई पढ़ाता है? तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी पढ़ाने का काम मोहन पे ही किया जा रहा है, मतलब कोई है जो मोहन को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो अगर मोहन सब्जेक्ट है और दूसरे लोग इसको पढ़ा रहे हैं तो इसका सेंस क्या हुआ? बड़ा आसान है, ये सेंस हो गया पैसिव। ये तो पहचान है। सब्जेक्ट खुद काम करेगा तो एक्टिव, और सब्जेक्ट पे काम किया जाएगा तो पैसिव। अब इसकी अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, मैंने आपको सिखाया नहीं है कैसे बनता है, तो आप इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे सिखाऊंगा एग्जैक्टली ये बनता कैसे है। आप यहाँ लिखिए सबसे पहले मोहन, ये केस है V1 V5 का, राइट। V1 V5 जब पैसिव में जाता है तो इजमार V3 बनता है। ये आगे हम आपको दिखाएंगे ये काम कैसे करता है। तो हम लिखेंगे मोहन इज का V3 होता है टाउट, तो मोहन इज टाउट। क्या पढ़ाया जाता है? तो मोहन को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो मोहन इज टाउट इंग्लिश। मोहन को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट को खुद काम करना, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट पे किसी और का काम होना। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये तो ठीक है, आप पहचान लेंगे एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। अब आपको जानना पड़ेगा स्पेशली कि मीन्स हम पैसिव को 3 तरह से सीखेंगे। सबसे पहले दिए गए एक्टिव को पैसिव बनाना। बहुत सारे एग्जामिनेशन है, ऑलमोस्ट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां अगर इंग्लिश का सवाल आता हो तो पैसिव नहीं आता हो, राइट। तो पहले हम आपको दिखाएंगे कि एक्टिव दिया है उसको पैसिव कैसे बनाएंगे। इसके लिए कुछ खास रूल है जो हम बात करेंगे, और ये रूल सारे पे लागू होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशली कि डायरेक्ट पैसिव क्या होता है, क्योंकि जब आप बात करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट पैसिव होता है। तो डायरेक्ट पैसिव क्या होता है उसके बाद वो देखेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव या जो WH वर्ड्स है उसका पैसिव कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग पैसिव के इंटायर सिस्टम को एग्जैक्टली सीखने वाले हैं कि यस, एक्टिव से पैसिव जब हम बनाने जाएंगे तो यहां पे मैं हेडलाइन डाल देता हूं, फ्यू फैक्ट्स ऑफ पैसिव वॉइस। इसके अंदर में जो मैं रूल लिखूंगा ये वो इंटायर पैसिव के सिस्टम पे लागू होगा, राइट। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहूँगा, ये सीख लेने के बाद आपको कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई भी कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। फ्यू फैक्ट्स ऑफ पैसिव, राइट। मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट्स में स्पेशली, राइट। मैं इसे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। एक तरफ हम लिख देते हैं एक्टिव वॉइस, राइट। दूसरी तरफ है पैसिव वॉइस, ठीक है। और ये रूल एक्टिव से पैसिव बनाने में 100% कंप्लीटली लागू होगा, ठीक है। अब देखिए एक्टिव है और पैसिव बनाने जा रहे हैं और हम रूल की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेता हूँ सपोज, तो ये एक सेंटेंस एक ही फॉर्मूला को ला सकते हैं। एक सेंटेंस तो 2 वर्ब होगा नहीं, आई मीन एक सेंटेंस एक ही वर्ब को फॉर्म के लेके साथ चलेगा। तो वैसे केस में अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ तो एज ए होल सारे वर्ब पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एग्जाम्पल में कोई सेंटेंस नहीं लेता हूँ। मैं लेता हूँ कि मान लो एक सेंटेंस होगा, जो सेंटेंस हर हाल में किस फॉर्मूले पे बना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट पे बना होगा, ठीक है।
तो जब हम एक्टिव से पैसिव बात करेंगे तो कुछ बेसिक्स बात को आप पहले समझ जाइए, ठीक है। यहाँ आपको मालूम है कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा, राइट, आप जानते हैं हिंदी के कोई भी सेंटेंस होगा, स्पेशली वो जब एक्टिव से पैसिव से हिंदी को आप जानते हैं कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा, जब उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो फॉर्मूला सिर्फ एक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं एक्टिव में भी लिख देता हूँ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पहले पैसिव में भी लिख देता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों का जो बेसिक्स अंतर है आप देखेंगे कि एक्टिव का असर जो है वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे होता है, एक्टिव वॉइस में वर्ब का असर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे होता है, जबकि पैसिव वॉइस में वर्ब का असर जो है वो ऑब्जेक्ट पे नहीं सब्जेक्ट पे होता है, ठीक है। ये बेसिक्स अंतर है एक्टिव और पैसिव में। तो वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे होता है एक्टिव में, वर्ब का असर सब्जेक्ट पे होता है पैसिव में। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जाम से क्लियर हो जाएगा, जो आगे हम रूल लिखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा ऐसा रूल क्यों है। देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि मैं आम खाता हूँ, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ एक्टिव दिया हुआ है और तब पैसिव बनाओ। तो आई ईट अ मैंगो जब आप बनाएंगे सी, तो ये आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है जो V1 है, और ये अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो अभी खाने का असर, ये जो खाने का असर किस पे हो रहा है, तो आम पे हो रहा है। तो अगर आप इसे हिंदी में लिखूं तो मैं यहाँ लिखूंगा मैं आम खाता हूं। एक्चुअली डियर, हाँ, मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, यहाँ से इस पे जा रहा है, राइट। लेकिन जब आप पैसिव में जाएंगे तो खाने का असर सब्जेक्ट पे जाना है। तो अगर हम इसी सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप मीनिंग को बदल दें, एक्टिव हो या पैसिव हो। एक्टिव से जब आप पैसिव बनाएंगे दोनों ही में मीनिंग सेम होना चाहिए, जो फाइनली जो रिजल्ट है सेंटेंस का वो सेम होना चाहिए, उसे बदला नहीं जा सकता है। तो ऐसे केस में अगर हम ये पैसिव बनाएंगे तो वर्ब, यहाँ वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे है, मतलब इट का असर मैंगो पे है, और यहाँ वर्ब का असर सब्जेक्ट पे होना है। तो इसकी वजह से मजबूरन आम को ही हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि खाना जो खाया जिसको जाएगा वो आम ही है, चाहे वो एक्टिव की जगह पे सॉरी सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, खाया जाना आम ही है। तो अगर हम इसी एक्टिव को पैसिव बनाएंगे तो आम पहले आ गया, सेंटेंस का मीनिंग को भी सेम रखना है, तो क्या होगा, आम खाया, आम खाया जाता है, राइट, आम खाया जाता है मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, राइट। अब देखिए मैंने फॉर्मूला इससे पहले जो डिस्कस किया है, सेंटेंस कोई भी हो, सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, चाहे एक्टिव हो पैसिव हो, वो हमारा हर जगह कायम रहेगा। अब यहाँ आम खाया जाता है, तो अब आप खुद चेक करके देख लिए, ये आम हमारा सब्जेक्ट है और ये किसी को नहीं खा सकता बल्कि कोई इसे खा सकता है, मतलब पैसिव के मोड पे हम चले गए। तो यही कारण है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे दिए गए सेंटेंस को, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो क्या लिखूंगा, अ मैंगो, अ मैंगो, ठीक है। अब ये आम, अब आपको ये केस आता है कि भरवा कौन सा फॉर्म लगता है, तो जो आई टा मैंगो है वो V1 V5 है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, इसमें यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई टा मैंगो, तो जब V1 V5 पैसिव होता है तो ये बन जाता है इज एम आर प्लस V3। तो अब आप सब्जेक्ट के हिसाब से हम लेंगे, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अ मैंगो इज, खाने का इंग्लिश होता है इट, इसका V3 हो गया इटेन, तो अ मैंगो इज इटेन। अब चूंकि बताना पड़ेगा किसके द्वारा, तो बाय आई जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो होगा भी। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जब भी हम दिए गए सेंटेंस एक्टिव को पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब मैं जो फ्यू फैक्ट्स लिखने वाला था, जो लिखने से पहले कोशिश किया कि पहले ये मैं समझा दूं, अब हम आपको ले चलते हैं फ्यू फैक्ट्स ऑफ पैसिव में, जहाँ पे एक साथ सारे सेंटेंस के लिए एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल आपके पास आ जाएगा। Few facts of passive
पैसिव वॉइस मीन्स जब एक्टिव से आप पैसिव बनाना चाहेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा एक्टिव से पैसिव बनाने में। ठीक है, देखिए मैं जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो मैं फिलहाल इसको हम लोग दो भागों में इसको बांट देते हैं। एक तरफ होगा अपना एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ होगा पैसिव वॉइस। इस तरफ मैं लिख देता हूँ एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस, राइट। तो अगर मैं कोई एक सेंटेंस का एग्जांपल लूंगा तो एक ही फॉर्म हम डिस्कस कर पाएंगे। तो मैं एक फॉर्म का एग्जांपल नहीं लिख के मैं ये लिख देता हूं कि सेंटेंस कोई भी होगा तो वो फॉर्मूला उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होएगा। ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ठीक है। एंड अब जब हम एक्टिव को पैसिव बनाएंगे तो मैंने अभी जस्ट पीछे आपको दिखाया हूँ स्पेशली कि वर्ब का असर कैसे ऑब्जेक्ट पे होता है एक्टिव में और वर्ब का असर कैसे सब्जेक्ट पे होता है पैसिव में, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने में जो सबसे पहला रूल है वो ये कहता है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब कि जब आप एक्टिव दिए गए सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव का जो ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। और ये क्यों बनेगा आप जस्ट अभी ये समझे हैं, ठीक है। रूल नंबर 2, अब जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया तो रूल के हिसाब से वर्ब आना चाहिए उसके बाद, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। लेकिन वर्ब के फॉर्म के हिसाब से सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या नहीं होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि दिए गए वर्ब में अगर हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि दिए गए वर्ब में अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो पैसिव में भी रहेगा। मतलब अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा तो पैसिव ओके। तो अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा तो पैसिव में भी रहेगा। बात ये क्लियर हो गया कि अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे एंड दिए गए वर्ब में अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसे पैसिव में भी लाएंगे। और ये वो उस वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ जो वर्ब के बगैर काम ही नहीं कर सकता है। जैसे वर्ब का V4 हेल्पिंग वर्ब के बगैर काम नहीं कर सकता है, वर्ब का V3 हेल्पिंग वर्ब के बगैर काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं वर्ब के V2 की बात करूँ, V2 V1 एंड V5 को किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। ये जरूरत पड़ता है क्या नहीं के लिए, तो उधार वालों को यहाँ लाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। उधार इन द सेंस जिस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव की वजह से अगर हम उधार लेते हैं तो उसे पैसिव में नहीं लाते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसे वहीं छोड़ देते हैं। जब मैं वर्ब के एक एक फॉर्म को एग्जैक्टली सिखाऊंगा एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं तो ये ज़्यादा आपको क्लियर करेगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 कह रहा है कि एक्टिव के वर्ब के फॉर्म को, चूंकि अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब वर्ब लाना है। तो रूल नंबर 3 कह रहा है एक्टिव के वर्ब के फॉर्म को देखो, ठीक है। देखो रोल नंबर 3 कह रहा है कि आप डायरेक्ट वर्ब को मत लाओ, एक्टिव के वर्ब के फॉर्म को आप देखो। तो जब एक्टिव के वर्ब के फॉर्म को आप देखेंगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचता है। आपको हो सकता है सबसे पहले दिखाई दे वर्ब का V1 और V5। तो अगर एक्टिव में वर्ब और V1 V5 दिखाई देगा, जब ये पैसिव में जाएगा V1 V5, जब ये पैसिव में जाएगा तो ये बन जाएगा इज, राइट, एम, इज, एम और आर साथ में प्लस B3 मीन्स एक्टिव में V1 V5 होगा तो पैसिव में क्या बनेगा
इज एम आर प्लस B3। अगर ये एक्टिव में B2 दिखाई दे, राइट, तो चूंकि मैंने क्या बोला, एक्टिव के वर्ब के फॉर्म को देखिए, जब इस फॉर्म के पास जाएगी तो कोई एक फॉर्म होगा, ठीक है। तो जो भी फॉर्म होगा क्या होने का चांसेस है, तो V1 V5 होगा, तो हम लोग स्पेशली इसको एजमार बना देंगे। अगर V2 होगा तो इसे हम बना देंगे वाज और वर एंड प्लस B3 बना देंगे, ठीक है। और अगर B3 होगा, यहां देखते हैं, अगर B3 होगा तो ये B3 जो है जब पैसिव में जाएगा तो बन जाएगा बिन एंड देन प्लस B3, ठीक है। जब ये B1 B5 होगा तो एजमार B3 बनेगा, B2 होगा तो वाज वर प्लस B3 बनेगा, B3 होगा तो बिन प्लस B3 बनेगा। अब अगला फॉर्म है B4, तो अगर ये B4 होगा तो ये बनेगा बीइंग प्लस B3, राइट। तो B4 होगा तो बीइंग प्लस B3, एंड ये 5 ही फॉर्म है वर्ब के जो आपको पता है, और मैंने ये 5 फॉर्म को लिख दिया। तो क्या कोई और फॉर्म आएगा? यस आएगा। एक और है 2 + V1 जो इन्फिनिटिव फॉर्म है, इससे टेंस से कोई लेना देना नहीं, मतलब टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में हो, बट ये किसी भी फॉर्म के साथ आए, राइट। ये जो एक्स्ट्रा होगा 2 + V1 इन्फिनिटिव फॉर्म, ये कभी टेंस का काम नहीं करता है, ये एडिशनल होता है, और ये कभी भी जब भी आएगा तो वो सिर्फ हो सकता है 2 + V1। तो अगर आपको 2 + V1 दिखे कोई फॉर्म और इसे पैसिव में लेकर जाएंगे, 2 + B + B3, ठीक है। जब ये पैसिव में आएगा तो क्या बन जाएगा? 2 + B1। पैसिव में जाएगा तो बनेगा 2 + B + B3। लास्ट एक और बचता है, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब नॉर्मल नहीं है, ये दूसरे तरह का है, तो इसे अलग से हम समझते हैं। तो या तो आपके पास B1 B5 आएगा, या B2 आएगा, या B3 आएगा, राइट, या B4 आएगा। अगर ये नहीं होगा तो 2 + V1 होगा, और अगर ये भी नहीं होता है तो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है मॉडल एंड देन प्लस B1। मॉडल अगर V1 होगा और इसे हम पैसिव अगर बनाते हैं इनकेस, तो हम क्या बना देंगे? मॉडल हमारा बन जाएगा मॉडल प्लस B + B3। मतलब कि ये आप बात क्लियर हो गया 100% कि अगर हम एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव पैसिव के पहले अंतर को आपने देखा। एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। फिर आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्यों बनाएंगे, जैसा कि आपको मैंने जस्ट पिछले अब बताया हूँ कि वर्ब का असर एक्टिव में ऑब्जेक्ट पे होता है, पैसिव में वर्ब का असर सब्जेक्ट पे होता है। तो ये 3 रूल है जो वाकई में 100% हर जगह काम करेगा, ठीक है। तो एक्टिव से आप पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब को पैसिव में लेकर आएंगे, राइट। अब ये इज होगा तो इज लगेगा, ये गारंटी नहीं है। इज MR एक ग्रुप है, वाज वेर एक ग्रुप है, तो ये सब्जेक्ट अपने हिसाब से सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लेता है, ठीक है। तो आपने देखा ये सारा कि कौन सा फॉर्म आएगा तो क्या बनेगा। यही जो है आपको मैं अक्सर देखिएगा, मैं क्लास में या मैं आपसे बात करता रहूंगा कि मेरा 6 फॉर्मूला, तो ये वही 6 फॉर्मूला है जिसे मैं एक एक करके सिखाऊंगा। अभी जस्ट मैंने थ्योरी बात किया कि एक्टिव से पैसिव में ये हम काम करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला नंबर 1, ये बन जाएगा फॉर्मूला नंबर 2, ये बन जाएगा फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। ये बन जाएगा फॉर्मूला नंबर 4, ये बनेगा फॉर्मूला नंबर 5, और ये बनेगा फॉर्मूला नंबर 6। इस तरह से आपको 6 फॉर्मूला समझना है, और ये फॉर्मूला समझने के बाद कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप बेहतरीन से एक्टिव से पैसिव बना लेंगे, या तो डायरेक्ट पैसिव बनाने का हो तो मैं अगले वीडियो में वो भी दिखाऊंगा कि जब डायरेक्ट पैसिव होगा तो कैसे करेंगे। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है इसका जो ओरिजिनल फ़ायदा है वो आप तक पहुँच सके। और चूँकि वॉइस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीखने के बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ही आसानी से पूरी ग्रामर पे आप कमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे सीरियसली सुन, देखें, वॉच करें, समझें, और इनकेस अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड गुड बाय।